अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मुझे उम्मीद है आप कंटिन्यू प्रैक्टिस और रिवाइज करते होंगे। आज हम नया कंसेप्ट पढ़ेंगे सोल्यूशन में, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को डिस्कस करने से पहले और कैलकुलेट करने से पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स को डिस्कस करेंगे। अब देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स क्या होता है। पहले हम एसिड की बात करेंगे। As per the concept, acid is a substance that can give H positive ion in aqueous solution. एसिड्स वो सबस्टेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन्स फर्निश करते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल HCl को देखो, जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो इट गिव्स अस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। इसी तरह H2SO4 इसको वाटर में डालो, ये देगा हमें 2 H पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस। तो यू कैन से कि कोई भी सबस्टेंस जो वाटर में H पॉजिटिव देगा दैट इज कॉल्ड एन एसिड। ये आर्यन्स कंसेप्ट भी है और लावरी ब्रानस्टेड कंसेप्ट भी है। अब देखो एक एसिड में जितने प्रोटॉन्स फर्निश किए हैं अपॉन आयोनाइजेशन, वो होते इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स इन वाटर। अगर हम वाटर की बात करेंगे, वाटर का स्ट्रक्चर ये होता है, दिस इज वाटर, और एसिड में H पॉजिटिव दिया है तो यहां पर H पॉजिटिव इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो इट एग्जिस्ट्स एज H3O पॉजिटिव, इट एग्जिस्ट्स एज H3O पॉजिटिव। जो हाइड्रोजन आयन है ये वाटर में एग्जिस्ट करता है एज H3O पॉजिटिव एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, दिस कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। तो हम ये भी कह सकते हैं, अब देखो एसिड वो सबस्टेंस होता है जो H पॉजिटिव देगा वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में, और H पॉजिटिव कैसे एग्जिस्ट करता है वाटर में एज हाइड्रोनियम आयन। अब यहां से कंसेप्ट डिफाइन होता है, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड मीन्स, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड मीन्स number of hydronium ions formed upon the ionization of an acid in aqueous solution। यानी कितने हाइड्रोनियम आयन्स हैं एक एक्वस सॉल्यूशन में जब एक एसिड आयोनाइज हुआ। तो डेफिनेशन लिखो, द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स, in an aqueous solution upon the ionization of an acid in aqueous solution। एक एसिड डिसोसिएट होता है एक्वस सॉल्यूशन में और वो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन एग्जिस्ट होता है एज हाइड्रोनियम आयन। तो कितने हाइड्रोनियम आयन्स बने या कितने हैं उस सॉल्यूशन में व्हेन एन एसिड डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयन्स। यहां तक आया समझ में। फॉर एग्जांपल अगर हम HCl की बात करेंगे, ये वाटर में क्या करता है, ये वाटर में एक H3O पॉजिटिव बनाता है प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, यही है ना। तो HCl ने एक हाइड्रोनियम आयन बनाया किस में, एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसकी बेसिसिटी है 1, इसकी बेसिसिटी है 1 एंड बेसिसिटी इज डिनोटेड बाय n। तो n इज इक्वल टू 1 फॉर दिस, या इसको n फैक्टर भी बोलते हैं। इसी तरह H2SO4 वाटर में ये बनाता है
2 times H3O positive ions प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस, यानी H2SO4 ने वाटर में कितने हाइड्रोनियम आयन्स बनाए? 2। तो इसका n फैक्टर है इज इक्वल टू 2, या इसकी बेसिसिटी है 2। HCl की बेसिसिटी है 1 और H2SO4 की बेसिसिटी है 2। इसी तरह जो एसिड 3 H3O पॉजिटिव आयन्स बनेगा उसकी बेसिसिटी आएगी 3। यहां तक आया समझ में? यानी एसिड ने कितने हाइड्रोनियम आयन्स बनाए एक्वस सॉल्यूशन में अपॉन इट इज आयोनाइजेशन इन द एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड इट इज बेसिसिटी। HCl की बेसिसिटी 1 है, H2SO4 की बेसिसिटी 1 है, इसी तरह H3PO3 की बेसिसिटी 2 है, क्योंकि वो 2 प्रोटॉन्स ही देता है। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? यहां तक अभी नोट करो। किया नोट? अब देखो, अब हम इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड को कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज इट इज इक्विवेलेंट मास? HCl की बेसिसिटी कितनी है? NF या N किसके बराबर है? 1। इसी तरह H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है? NF इज इक्वल टू 2। इसी तरह H3PO3 NF इज इक्वल टू 2, यानी 2 ही प्रोटॉन्स ये देता है, ये 2 ही प्रोटॉन्स देता है। अच्छा, यहां तक आया समझ में? इसी तरह HClO4 ये कितना देता है? ये 1 ही देगा, तो NF इज इक्वल टू 1। अब समझो चीजों को। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू, यानी इस एसिड का इक्विवेलेंट मास, इस एसिड का इक्विवेलेंट मास या किसी और एसिड का इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा? उसका मॉलिक्यूलर मास, उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय NF, यानी डिवाइड बाय बेसिसिटी। अब बेसिसिटी बोलो, BASICITY, बेसिसिटी, यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू M डिवाइड बाय NF। तो ये इक्वेशन याद रखो। यहां तक आया समझ में? ये आया समझ में? अब समझो बातों को। HCl का मॉलिक्यूलर मास क्या है? अगर हम HCl की बात करेंगे, हाइड्रोजन का है 1U और इसका है 35.5U, तो टोटल कितना बनेगा? 36.5U। तो मॉलिक्यूलर मास इज 36.5U। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl इज इक्वल टू 36.5U डिवाइड बाई 1, क्योंकि इसका NF है 1 के बराबर, तो इसका इक्विवेलेंट मास किसके बराबर है? इसका इक्विवेलेंट मास है बराबर 36.5U। यहाँ तक आया समझ में? यह आया समझ में? इसी तरह हम बात किसकी करेंगे? H2SO4 की। अब पहले H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास देखो, 2H का होगा 2, सल्फर का है 32, 4 ऑक्सीजन का होगा 64, 4 2 यानी इसका तो 98, ये टोटल है 98U। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98U। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98U डिवाइड बाई 2, क्योंकि इसकी बेसिसिटी है 2 के बराबर, तो ये क्या आएगा? ये आएगा 49U। सो 49U इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। यहाँ तक आया समझ में? इसी तरह आप बाकियों का मॉलिक्यूलर मास निकालो, उनकी बेसिसिटी निकालो, उनका रेशो निकालो, दैट इज देयर इक्विवेलेंट मास। यहाँ तक आया समझ में? यह आया समझ में? अब इसी तरह हम बेस को डिस्कस करेंगे। बेस की हम एसिडिटी डिस्कस करते हैं, तो अभी हम देखेंगे ये बेस क्या है, लाउरी ब्राउन एसिड की, या इसी तरह आर्यन बेस क्या है। आर्यनस बेस क्या है? As per Arrhenius, base is a substance that gives hydroxide ion in aqueous solution. कोई भी substance, कोई भी compound, any compound that gives
OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड बेस। यहां तक आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल NaOH की बात करेंगे, जब हम इसको वाटर में डालते हैं ये क्या देता है? ये देता है हमें Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव एक्वस। आया समझ में? इसी तरह फॉर एग्जाम्पल MgOH होल ट्वाइस वाटर में क्या देगा? ये वाटर में देगा Mg2 पॉजिटिव एक्वस प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव एक्वस, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन। सो एनी सबस्टेंस, एनी कंपाउंड जो वाटर में या एक्वस सोल्यूशन में, यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन भी हम कह सकते हैं, जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देगा दैट इज अ बेस। यहाँ तक आया समझ में? अब और एक पॉइंट है, हम बेस की एसिडिटी को डिस्कस करते हैं। बेस की एसिडिटी होती है, एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस तो क्या है? सिंपल, एक बेस कितने हाइड्रोक्साइड आयन्स देगा इन एक्वस सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड इट इज एसिडिटी। नंबर ऑफ रिमूवेबल OH negative ions in a base is called it is acidity। लिखो यहां तक, is called it is acidity। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? Acidity of a base is number of removable or replaceable OH negative ions in a base is called acidity। यानी एक बेस कितने OH नेगेटिव आयन्स देगा एक्वस सोल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड इट इज एसिडिटी। फॉर एग्जांपल NaOH ने 1 दिया तो इसकी बेसिसिटी इज 1। फॉर एग्जांपल NaOH, इसकी एसिडिटी इज आल्सो डिनोटेड बाय N और NF, तो इसकी NF और N इज इक्वल टू 1। इसी तरह CaOH होल ट्वाइस, इसका NF किसके बराबर है? ये 2 देगा तो इसकी बेस एसिडिटी कितनी है? 2। इसी तरह AlOH होल थ्राइस, ये कितना देगा? ये 3 देगा तो इसकी एसिडिटी है 3। यहां तक आया समझ में? ये आया समझ में? यू गेट इट? पहली बेस क्या होती है? कोई भी कंपाउंड जो वाटर में देगा OH नेगेटिव आयन, दैट इज कॉल्ड बेस। यहां तक आया समझ में? अब बेस की क्या होती है? एसिडिटी। एक बेस में कितने रिमूवेबल या रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन्स होंगे, दैट इज कॉल्ड इट इज एसिडिटी। जैसे NaOH में रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन्स कितने हैं? 1, तो इसकी एसिडिटी है 1। इसी तरह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कितने हैं? 3, तो इसकी एसिडिटी है 3। यहां तक आया समझ में? अब देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस किसके बराबर होता है? यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइड बाय एसिडिटी, डिवाइड बाय इट इज एसिडिटी। यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इज इक्वल टू M डिवाइड बाय NF। N फैक्टर भी इसे कहते हैं और N भी कहेंगे सिंपली। अब देखो NaOH का क्या है? इसका इक्विवेलेंट मास क्या है? पहले हम इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH निकालेंगे। NaOH, पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो NaOH का। NaOH सोडियम का है 23, ऑक्सीजन का है 16, हाइड्रोजन का है 1, तो ये किसके बराबर आएगा? 6 + 1 + 7 = 0। अब ये क्या आएगा? 2 + 1 = 3, 40U। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितने हैं? 40U। और इसकी एसिडिटी कितनी है? इसकी एसिडिटी है 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास किसके बराबर है? NaOH का इक्विवेलेंट मास है बराबर किसके? 40U के बराबर। यह आया समझ में? यह आया समझ में? इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, अब ये कैल्शियम है 40U, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, 2 × 1 = 2 यानी 32 प्लस हाइड्रोजन 2 है +2। यहाँ तक आया समझ में? इज इक्वल टू, अच्छा 2 + 2 4,
4 + 3 = 7, 74U, 74U is the molecular mass of calcium hydroxide. तो इक्वलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इक्वलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर है 74U, और इसकी एसिडिटी कितनी है 2, तो ये क्या आएगा 2 3 are 6, 2 7 are, तो 37U इज इट इज इक्वलेंट मास। यहाँ तक आया समझ में। जो भी कोई बेस होगी उसका मॉलिक्यूलर मास देखो पहले और डिवाइड बाय उसकी एसिडिटी निकालो। एसिडिटी क्या है, जितने OH नेगेटिव आयन्स वहाँ पर होंगे दैट इज कॉल्ड इट इज एसिडिटी, वो नंबर डिवाइड करो, वहाँ से इक्विवेलेंट मास निकलेगा। यहाँ तक आया समझ में, ये आया समझ में, यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठाओ। अब देखो साल्ट, सीधे साल्ट का इक्विवेलेंट मास, फॉर एग्जांपल NaCl है साल्ट, ये प्लस है ये -1 है, यही है ना। इसी तरह फॉर एग्जांपल CaSO4 है, ये 2+ है ये 2- है। इसी तरह Al2SO4 होल थ्राइस, एक Al का है +3, 2 का होगा +6, इसी तरह ये होगा -6, क्योंकि एक SO4 का है -2, 3 का होगा -6। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस कैसे निकालें, एसिड ये साल्ट कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी साल्ट इज इक्वल टू वही उसका फार्मूला मास, फार्मूला मास ऑफ एनी साल्ट ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड डिवाइड बाय टोटल चार्ज on any ion, total charge on any ion, ये याद रखो। इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट इसके बराबर होता है फार्मूला मास ऑफ एनी साल्ट और आयनिक कंपाउंड टोटल चार्ज ऑन एनी आयन, ऑन एनी आयन, किसी भी आयन पे कितना चार्ज है, यानी इस पे है +1, ये टोटल है कैटायन पे +1, एनायन पे -1 है, दोनों में से एक ले लो तो लेना है 1 ही। इस पे टोटल चार्ज है +2, इस पे -2, लेना है 2 ही, इस पे +6 -6 लेना है 6। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl किसके बराबर होगा। पहले इसका फार्मूला मास ले लो। NaCl का फार्मूला मास क्या है, ये है 23 और ये है 35.5U, तो ये आएगा 58.5U। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl इज 58.5U, और टोटल चार्ज ऑन एन आयन, एक आयन पे यानी एक टाइप ऑफ आयन पे कितना टोटल चार्ज है, Na पॉजिटिव पे 1 है या Cl नेगेटिव पे 1 है, तो डिवाइड बाय 1, इसका इक्विवेलेंट मास कितना है 58.5U, यानी इसका फार्मूला मास एंड इक्विवेलेंट मास इज सेम। इसी तरह फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट मास ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, ये आया समझ में। अब पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, किसका Al2SO4 का। एक Al का है 27, Al2SO4 होल थ्राइस, एक Al का है 27, अब यहाँ पर 2 है, इसी तरह प्लस S का है 32, ये 3S है, 3 × 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 का 64 × 3, यहाँ तक आया समझ में। 2 7 are 14, 2 2 are 4, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 6 are 18 and 19, U and U। अच्छा ये आया 192 प्लस 96 प्लस 54, यह हुआ 12, 9 9 18, 19, 24, 2 कैरी 342, तो इसका है टोटल मॉलिक्यूलर मास 342U। तो मॉलिक्यूलर मास इज 342U डिवाइड बाय टोटल चार्ज ऑन एनी आयन, चाहे कैटायन पे हमें देखना है टोटल चार्ज कितना है, एनायन पे टोटल चार्ज कितना है। कैटायन पे टोटल चार्ज है +6 और एनायन पे भी है -6। यहाँ तक आया समझ में, तो डिवाइड बाय करो 6। यहाँ तक आया समझ में, 6 5 are 30। यहाँ तक आया समझ में, 6 7 are 42, तो इसका इक्विवेलेंट मास ये है। यहाँ तक आया समझ में, ये आया समझ में। अब ये देखो कि सर ये +6 कहाँ से आया, देखो
SO4 होल थ्राइस, या ऐसे हम करेंगे, अगर कोई आयनिक कंपाउंड होगा A टाइम्स X B टाइम्स Y, जब ये डिसोसिएट होगा ये बनाता है X टाइम्स B Y पॉजिटिव प्लस Y टाइम्स X टाइम्स A और Y टाइम्स B, और ये जाएगा X इधर X नेगेटिव। ये इसी तरह अगर आप देखोगे Al2SO4 होल थ्राइस, पहले समझो AX BY, X टाइम्स A Y जाएगा इधर बाई क्रिस क्रॉस, ये बनेगा Y पॉजिटिव। इसी तरह Y टाइम्स B क्रिस क्रॉस से X इधर जाएगा, ये बनेगा X नेगेटिव। इसी तरह Al2SO4 होल थ्राइस, Al कितने हैं टोटल 2, तो 2 टाइम्स Al। यहाँ तक आया समझ में? Y किसके बराबर है 3 के, ये जाएगा इधर, ये बनेगा 3 पॉजिटिव। यहाँ तक आया समझ में? अब हमारे पास SO4 कितने हैं 3 टाइम्स SO4, अच्छा ये 2, ये X जाएगा इधर, ये बनेगा 2 नेगेटिव। अब देखो एक Al का है 3 पॉजिटिव, 2 का क्या होगा 6 पॉजिटिव। इसी तरह एक SO4 का कितना है 2 नेगेटिव, 3 का क्या होगा 6 नेगेटिव। यहाँ तक आया समझ में? ये आया सारा समझ में? ये +6 -6 कहाँ से आया? तो इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। अब देखो, अभी हमने क्या कहा, चाहे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड या बेस या साल्ट किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड बेस और साल्ट इज इक्वल टू, अब मास यानी मोलर मास जो होगा डिवाइड बाय होगा NF। यहाँ तक आया समझ में? इसी तरह जैसे अभी हमने एसिड का किया था, फॉर एग्जांपल HCl का निकला था इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl किसके बराबर निकला था, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl निकला था बराबर 36.5 U। इसी तरह इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 किसके बराबर निकला था 49 U। इसी तरह हमने अभी किया था इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, वो किसके बराबर निकला था 40 U के बराबर निकला था। इसी तरह हमने अभी किया था इक्विवेलेंट मास ऑफ CaOH होल ट्वाइस, वो किया था ना हमने, वो आया था बराबर 40 + 32 + 2 या 4 और 7 डिवाइड बाई 2, 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा, यानी 37 U। यह आया समझ में? अच्छा, इसी तरह हमने इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl निकाला था, वो किसके बराबर आया था 58.5 U। इसी तरह अभी हमने निकाला था इक्विवेलेंट मास ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, वो किसके बराबर आया था 57 U आया था ना। 342 डिवाइड बाई 6 5 ज़ार 6 7 ज़ार, हाँ 57, ये आया था ना समझ आपको? अब देखो ये है ना इक्विवेलेंट मास, ये है ना इक्विवेलेंट मास, इट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, it is the equivalent mass of 1 molecule of H2SO4, it is the equivalent mass of 1 molecule of NaOH, it is the equivalent mass of 1 molecule of CaOH whole twice, it is the equivalent mass of 1 formula unit of NaCl, it is the equivalent mass of 1 formula unit of Al2SO4 whole thrice। यहाँ तक आया समझ में? यह आया समझ में? जैसे हमने एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया था ना ग्राम्स में, दैट वाज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, और जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास को किस में रिप्रेजेंट किया था ग्राम्स में, दैट वाज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमने फार्मूलास को रिप्रेजेंट किया था ग्राम्स में, दैट वाज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। इसी तरह अगर हम इक्विवेलेंट मास को किस में रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम्स में, दैट इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट मास। यानी 36.5 के बदले क्या आएगा 36.5 ग्राम। अच्छा 49 U के बदले क्या आएगा 49 ग्राम, 40 U के बदले क्या आएगा 40 ग्राम, 37 ग्राम, इसी तरह आएगा 58.5 ग्राम, 57 ग्राम। समझ आया? समझ आया यहाँ तक? यानी हमने इक्विवेलेंट मास को किस में रिप्रेजेंट किया ग्राम्स में, दैट इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट मास। यहाँ तक आया समझ में? या हम ये भी कह सकते हैं दैट मच क्वांटिटी ऑफ इक्विवेलेंट मास इन ग्राम्स, या that much quantity of any substance in grams which is numerically equal to its equivalent mass is called gram equivalent। देखो that much quantity of a substance in grams which is numerically equal to its equivalent mass is called
ग्राम इक्विवेलेंट मास, उतनी क्वांटिटी किसी सबस्टेंस की जो हम क्वांटिटी किस में लेंगे, ग्राम्स में, मगर वो न्यूमेरिकली किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास के बराबर। चलो हमने ये ग्राम्स में लिया, मगर न्यूमेरिकली ये इसके बराबर है ना, तो हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन, दैट मच क्वांटिटी ऑफ ए सबस्टेंस in grams which is numerically equal to its equivalent mass is called ग्राम इक्विवेलेंट मास। यह आया समझ में, is called ग्राम इक्विवेलेंट मास। यह आया समझ में। देखो ये इक्विवेलेंट मास है सबस्टेंसेस का, HCl का इक्विवेलेंट मास ये है, H2SO4 का ये है, NaOH का ये इक्विवेलेंट मास है, CaOH का ये इक्विवेलेंट मास है, NaCl का ये इक्विवेलेंट मास है, और Al2SO4 का ये इक्विवेलेंट मास है। अब हमने क्या किया, इसी सबस्टेंस की क्वांटिटी हमने किस में ली, ग्राम्स में, मगर न्यूमेरिकली किसके बराबर है, इक्विवेलेंट मास के बराबर, उसी को हम कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास। आया समझ में। एंड ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एवरी सबस्टेंस इज कॉल्ड 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास इज आल्सो कॉल्ड 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यह आया समझ में, यह आया समझ में। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एवरी सबस्टेंस इज कॉल्ड 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका मतलब है अगर ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एवरी सबस्टेंस कॉल्ड 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 36.5 ग्राम इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl। तो ये भी बना ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। समझो, पहले समझो, लिसन केयरफुली, यहाँ नजर रखो। हमने बोला ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एवरी सबस्टेंस इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जब ग्राम इक्विवेलेंट मास है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 36.5 क्या है, इट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl। तो ये भी है ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। इसी तरह 49 ग्राम ऑफ H2SO4 किसके बराबर है, इट इज नॉट द आंसर। देखो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एवरी सबस्टेंस इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 36.5 ग्राम क्या है, इट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl। तो ये भी बना ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। इसी तरह 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। तो ये सारे क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यहां तक आया समझ में। यहां तक स्क्रीनशॉट उठा पहले। उठाओ स्क्रीनशॉट। यहाँ तक समझ आया। जैसे हमने एटॉमिक मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, एंड ग्राम एटॉमिक मास इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम। मॉलिक्यूलर मास को हमने रिप्रेजेंट किया ग्राम्स में, दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मोल। समझ आया, यहाँ तक आया समझ में। इसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सबस्टेंस इज कॉल्ड 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जो भी ग्राम इक्विवेलेंट मास है किसी भी सबस्टेंस का, वो किसके बराबर है, ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो आगे चलेंगे। अब देखो एक ही एग्जांपल हम लेंगे। फॉर एग्जांपल 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट। H2SO4 की बात करेंगे। अगर मेरे पास 49 ग्राम होंगे किसके, H2SO4 के, दैट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट, या ग्राम इक्विवेलेंट मास भी बोल सकते हैं। 49 ग्राम इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ
H2SO4 या 1 ग्राम इक्वलेंट। अगर मेरे पास 98 ग्राम्स होंगे तो वो आना 2 ग्राम इक्वलेंट। जैसे 49 ग्राम इज 1 ग्राम इक्वलेंट, इसका डबल है ना 2 ग्राम इक्वलेंट। यहां तक आया समझ में? अगर इसी तरह इसका हाफ होगा, फॉर एग्जाम्पल 28.5 ग्राम, वो किसके बराबर होगा? 0.5 ग्राम इक्वलेंट। जैसे मोल निकालते थे वैसे ही ग्राम इक्वलेंट निकालते हैं। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज 1 ग्राम इक्वलेंट, 98 ग्राम इज 2 ग्राम इक्वलेंट, और 28.5 ग्राम इज इक्वल टू 0.5 ग्राम इक्वलेंट। इसका मतलब है हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स कैसे निकाले? गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम इक्वलेंट मास। ग्राम इक्वलेंट मास क्या है? 49। यहां तक आया समझ में? यानी 49 इज द ग्राम इक्वलेंट मास ऑफ H2SO4, और नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स निकालने के लिए हमने डिवाइड क्या किया? 49 डिवाइड बाय 49 इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्वलेंट। 98 डिवाइड बाय 49 टू 28.5 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू, सो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम इक्वलेंट मास। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? या सीधे बोलो, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स इज इक्वल टू W डिवाइड बाई E। जो इक्वलेंट मास होगा वही ग्राम। यहां तक आया समझ में? यानी इक्वलेंट मास को ग्राम में ले लो। यहां तक आया समझ में? मगर हमने अभी इक्वलेंट मास किसके बराबर लिया था? मोलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर, यही लिया था ना अभी। तो E के बदले यही इस्तेमाल करो। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स इज इक्वल टू W डिवाइड बाई E के बदले क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई NF। मॉलिक्यूलर मास NF डिवाइड हो, वो किधर जाएगा? वो इधर जाएगा। सो दिस इज नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? इसी तरह अगर 36.5 ग्राम लेंगे, वो इसका 1 ग्राम इक्वलेंट, इसका 2 ग्राम इक्वलेंट, इसका 3 ग्राम इक्वलेंट, इसका हाफ ग्राम इक्वलेंट। यानी गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम इक्वलेंट मास। वहां से क्या निकलेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स। और ग्राम इक्वलेंट मास किसके बराबर है? W बाई NF, यानी M बाई NF। M यहाँ आएगा, NF किधर जाएगा? ऊपर। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स निकालेंगे। यहाँ तक आया समझ में? यह आया समझ में? अब हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे। लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स in 10 gram sample of NaOH। आया समझ में? आप ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो। तो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स इज इक्वल टू, गिवन मास कितना है 10 ग्राम, इनटू NF। NaOH का किसके बराबर है? वो 1 के बराबर है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH किसके बराबर है? वो 40 के बराबर है। यह आया समझ में? तो यह आएगा 10 डिवाइड बाई 40, ये और ये काट 1/4 इज इक्वल टू 0.25 ग्राम इक्वलेंट। आंसर। यहां तक आया समझ में? देखो ये इक्वेशन इस्तेमाल करो। ये है गिवन मास इनटू n फैक्टर मीन्स एसिडिटी या बेसिसिटी या टोटल चार्ज ऑन एनी आयन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? इसी तरह निकालो और एक क्वेश्चन। Calculate number of gram equivalents in 80 grams of calcium hydroxide। करो। अब ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो।
अब देखो दोनों इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास किसके बराबर है 80 ग्राम डिवाइड बाय इक्वलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके बराबर है 37 के बराबर है ना, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर 80 डिवाइड बाई 37, तो वो आएगा बराबर 2.8037, वो आएगा 2, ये आएगा 74 और नीचे आएगा 6 पॉइंट और 0 और 1 37 3 37 फिर आएगा 9, हाँ 2.19 ग्राम इक्वलेंट्स। यहाँ तक आया समझ में, यह आया समझ में, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स इन 80 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 37, 80 डिवाइड बाई 37। अब ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है 80 है कि नहीं, इनटू NF, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के NF किसके बराबर है 2 के बराबर है ना, ये दो देगा ना, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास आप कितना है COH का 74। यहाँ तक आया समझ में, और यहाँ से भी निकलेगा 2.19 ग्राम इक्वलेंट्स। आया समझ में, यहाँ ये करो 2 डिवाइड आएगा ना 37, फिर भी 80 डिवाइड बाई 37 वही निकलेगा ना। आया समझ में, चाहे ये इक्वेशन इस्तेमाल करो या ये इक्वेशन इस्तेमाल करो, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स सेम ही निकलेंगे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठाओ। अब आया समझ में, ग्राम इक्वलेंट मास ऑफ एवरी सबस्टेंस इज कॉल्ड 1 ग्राम इक्वलेंट। उसका डबल होगा 2 ग्राम इक्वलेंट, उसका ट्रिपल होगा 3 ग्राम इक्वलेंट, उसका हाफ होगा हाफ ग्राम इक्वलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। यहाँ तक आया सारा समझ में। अब हम नॉर्मेलिटी पे आएंगे। सॉल्यूट या सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट गिव्स अ सॉल्यूशन, यही है ना। सपोज सॉल्यूशन है लीटर्स में और सॉल्यूट हमने लिया ग्राम इक्वलेंट्स में, समझ आया। सॉल्यूशन है किस में लीटर्स में, और सॉल्यूट किस में लिया ग्राम इक्वलेंट्स में। 1 ग्राम इक्वलेंट, 2 ग्राम इक्वलेंट, हाफ ग्राम इक्वलेंट, n ग्राम इक्वलेंट। तो कितनी ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सॉल्यूट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन number of gram equivalents of solute per liter of solution is called normality। यह आया समझ में, यह आया समझ में। ये इक्वेशन इधर लिखो थोड़ा, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट इज इक्वल टू इक्वलेंट गिवन मास divided by equivalent mass or given mass divided by molar mass into NF। ये दो इक्वेशंस है, ये यहाँ रखो। अब समझो, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। सो दैट इज normality is equal to number of gram equivalents of solute divided by volume of solution। किस में, लीटर में। यहाँ तक आया समझ में। नॉर्मेलिटी, अच्छा नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में। तो इसका यूनिट क्या निकलेगा, ग्राम इक्वलेंट पर लीटर। तो यूनिट इज इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट पर लीटर। सो ग्राम इक्वलेंट पर लीटर इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल।
NOR MAL is also called a normal. ग्राम इक्विवेलेंट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल डिनोटेड बाय n. यहां तक आया समझ में? तो इसका यूनिट क्या है? नॉर्मल. अच्छा, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, दैट्स कॉल्ड 1 नॉर्मल. अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में, दैट्स कॉल्ड 2 नॉर्मल. देखो गुबर में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इन प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, सो दैट्स कॉल्ड नॉर्मेलिटी. ग्राम इक्विवेलेंट्स में ये लीटर में, दैट्स कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट या नॉर्मल. यहां तक आया समझ में? अगर हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसको हम क्या कहेंगे? 1 नॉर्मल. तो नॉर्मल सोल्यूशन इज इक्वल टू 1, यानी उसकी नॉर्मेलिटी होगी 1 के बराबर. अगर बाई नॉर्मल होगा यानी नॉर्मेलिटी उसकी होगी 2 के बराबर. अगर सेमी नॉर्मल होगा तो उसकी नॉर्मेलिटी होगी 1/2. यहाँ तक आया समझ में? अगर डेसी नॉर्मल होगा तो उसकी नॉर्मेलिटी होगी 1/10. ये लिखो यहाँ तक आया समझ में? तो नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या है? नॉर्मल और एन और ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर. अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? W/E. अच्छा, अगर हम सॉल्वेंट को A से डिनोट करेंगे, इसको हम करेंगे B से डिनोट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट. किससे निकालेंगे? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट. यही है ना? देखो सोल्यूट हमने किससे डिनोट किया? B से. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होगा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट. सो WB/EB इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. किसमें? लीटर में. अच्छा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालेंगे? यह है ना, किसके बराबर है? इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट किसके बराबर निकलेंगे? अगर EB होगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय n फैक्टर, तो EW के बदले ये इस्तेमाल वैल्यू करो, n इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई EB के बदले क्या करोगे इस्तेमाल? मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई NF इनटू V. ये जाएगा ना ऊपर, तो ये बनेगा यहाँ पर मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू n या n फैक्टर. और यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ये आया समझ में? अगर ये है लीटर में, अगर ये ml में होगा तो डिवाइड क्या होगा? 1000. तब ये लीटर में होगा ना, कन्वर्ट हो 1000 किधर जाएगा? इधर. तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB इंटू NF डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम इंटू 1000. ये 1000 तब होगा जब ये ml में होगा, जब ये ml में नहीं होगा तो यहाँ पर 1000 नहीं होगा. तो ये इक्वेशन याद रखो. यहाँ तक आया समझ में? तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठाओ, कल इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर है? WB/EB. मगर EB किसके बराबर है? EB किसके बराबर है? EB है खुद बराबर MB डिवाइड बाई NF. तो EB बराबर है MB डिवाइड बाई NF. वो NF किधर जाएगा? इधर आया ना ऊपर. और यहाँ पर है वॉल्यूम इन लीटर. अगर ml में होगा तो डिवाइड क्या होगा? 1000. तो ये इक्वेशन निकलेगी. स्क्रीनशॉट उठाओ. टुमारो इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे. टिल देन गुड बाय.